आज हम बात करेंगे विनिवेश की। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने एक अपनी नीति सामने रखने की बात कही है, जिसमें इनका कहना है कि हम कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को अपने हाथ में रखेंगे, जिनमें हमारे पास दो चार कंपनियां रहेंगी और बाकी सारे जो गैर रणनीतिक क्षेत्र होंगे उनसे हम बाहर निकल जाएंगे। उनमें जितनी सरकारी कंपनियां हैं अभी उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। तो क्या निजीकरण की एक गाड़ी सही मायने में रफ्तार पकड़ पा सकेगी? इस बारे में हम बात करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी से। तनेजा जी, स्वागत है आपका। अब शुक्रिया, धन्यवाद। जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 17 मई की अपनी प्रस्तुति में कहा था कि सरकार रणनीतिक क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्रों से बाहर निकल जाएगी, और कुछ ऐसी ही सोच हमने देखा था वाजपेयी सरकार की भी थी। उन्होंने जो अपनी विनिवेश नीति बनाई थी उसमें भी इसी बात की संकल्पना थी कि रेलवे हो, परमाणु ऊर्जा हो, इस तरह के रणनीतिक क्षेत्र हों, वो हम सरकार के हाथ में रखेंगे, बाकी सारे क्षेत्रों से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या ये कहा जाए कि जो वाजपेयी सरकार की सोच थी, अब मोदी सरकार उसी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ये नई नीति सामने लाने वाली है? देखिए, जहां तक सोच के स्तर की बात है या एक आर्थिक दर्शन के स्तर की बात है, यही सोच है। तमाम ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर अब जब हम देखते हैं चारों तरफ, तो लगता है वहां सरकार क्या कर रही है। अब दिल्ली के अंदर दिल्ली के बिल्कुल हृदय में, हार्ट में अशोका होटल बना हुआ है। अब अशोका होटल जिस समय बना था, जरूरी था सरकार बनाए उसको, शायद सन 57 के आसपास। लेकिन आज 2020 में वो एक सरकार होटल क्यों चला रही है? क्या ये वहाँ रेस्टोरेंट चलाना, होटल चलाना, क्या ये सरकार का काम होता है ना? सरकार की और पचासों जिम्मेदारियां होती हैं, गवर्नेंस की जिम्मेदारी होती है, वो ज्यादा अहम होती है। तो इसलिए जो है इस तरह की बात निकल के तो और भी चीजों में आती है, चाहे वो कपड़े की बात हो जाए या और तमाम इस तरह की चीजें होती हैं, जहां लगता है कि सरकार को जो सामरिक इंडस्ट्रीज हैं, जो सामरिक सेक्टर हैं, एटॉमिक पावर हो गया, ऑयल हो गया, इसके अलावा यूरेनियम हो गया, शायद कुछ हद तक स्टील हो गया, कुछ हद तक कोयला भी हो जाता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अब काफी भारी सरकार लेकर के आई है। तो ये सब की बात अलग हो जाती है। लेकिन उसमें भी, सामरिक में भी ये देखना है, क्या सरकार 100% रहे या सरकार जो है उसके अंदर जो है एक बड़ी हिस्सेदारी रखे, 50%, 55% या 60%। मतलब जितनी भी कंपनी है उसमें से कुछ कंपनियां सरकारी भी हो, लेकिन बाकी उसमें निजी क्षेत्र भी हो, मल्टीनेशनल भी हो, सब लोग उसके अंदर हो। एक सोच है, और ये सोच ऐसा है कि ये दर्शन है सरकार का, और इसी को लेकर के जिस घोषणा का आपने जिक्र किया वो सरकार ने करी है, और वो एक एक मंजिल तय करी गई है। अब उसमें जैसे जैसे जो है अर्थव्यवस्था जो है इजाजत देती है, और कुल मिलाकर के पूरा जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो इजाजत देता है, तो उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाएगा। जी, तो आपकी तैयारी क्या है? सरकार की तैयारी क्या है? जो रणनीतिक क्षेत्रों की सूची बनानी है, नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति, न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी सामने रखनी है, इसमें कितना समय लगने वाला है? देखिए, अभी तो आज के स्तर में क्या है कि सरकार के मोटा मोटा तो ये स्पष्ट है कि वो कौन कौन से सेक्टर है जहां पे सरकार को अपनी उपस्थिति जो है उसको मजबूती से रखना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कौन सी कंपनी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, ये बारीक माइक्रो डिसीजंस है जिनके ऊपर जो है अध्ययन के बाद फैसला लिया जाएगा। और जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे यूरेनियम का है, या आपका पावर कॉरपोरेशन का है, या तेल के अंदर है। ये कुछ सेक्टर अभी भी ऐसे हैं जहां केंद्र की भूमिका की अभी आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी भारत के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको और बिजली की आवश्यकता है। जो यूरेनियम का खनन है, आवश्यक है कि वो सरकार के हाथ में रहे। भारत के अंदर जितना भी यूरेनियम संपदा हमारे पास है, तेल के अंदर भी जरूरी नहीं कि सारी कंपनियां जो है वो सरकार के पास हो, लेकिन जो बाकी कंपनियां जिसमें आवश्यकता नहीं, उसको जो है डिसइन्वेस्टमेंट वहां पे किया जाए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यही इरादा था, सरकार ने जो इसको काफी हद तक बेचा, लेकिन उसके बाद उसको ओएनजीसी ने लिया, हालांकि वो दूसरी सरकारी कंपनी है। तो ये सोच इस हिसाब से है, और इस पर बड़े बाइक अध्ययन के साथ उसमें। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या सरकार बाहर निकले और वहां पे जो है प्राइवेट सेक्टर आए, बाजार आए, शेयर होल्डर्स उसके अंदर आ जाएं, उसमें ये आवश्यक होता है कि वो सारे काम इस हिसाब से करने चाहिए जिससे जो उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन है, जो कंपनी, जो धरोहर है, पब्लिक की है, जनता की है, मेरी और आपकी है, उसके वैल्यूएशन में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इसलिए चूंकि हमारे यहाँ कुल मिलाकर के जो आर्थिक हालात हैं, उसमें सही आर्थिक हालात के अंदर जब सही वैल्यूएशन हो सके तो उसमें आगे बढ़ा जाएगा। जी, तो
ये जो आपने जिक्र किया कि विजन थोड़ा सा क्लियर है कि रणनीतिक क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को बताना चाहेंगे कि वो क्षेत्र कौन कौन से रखे जा सकते हैं। उसमें देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो सामरिक है, क्योंकि हमारी निर्भरता आयात पे जो है वो 86% है। और हमारे देश में जो है हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हमारी नेवी हो, हमारी रेल व्यवस्था हो, हमारे पावर प्लांट हो, सबको तेल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम चूंकि बहुत बड़ी तादाद में तेल को आयात करते हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा अगर सरकार के नियंत्रण में रहता है तो वो स्थिति पैदा नहीं हो सकती, जैसे कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान हुई थी, जब दुनिया की दो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने भारत को तेल बेचने से मना कर दिया था। तो इसलिए वो सरकार के हाथ में रहे। लेकिन साथ में ये भी है कि जो कंपनियां जो है, जहां हमारी एक ही क्षेत्र में, जैसे रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग में आज हमारे पास चार पांच कंपनियां हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार के अंतर्गत एक या दो कंपनी रिफाइनिंग की रहती है और रिटेल की रहती है, तो उसमें सरकार जो है सामरिक जो आपका हित है और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसका पूरा ध्यान रख लेती है, और एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से वो ठीक रहता है। जैसे मैंने, ठीक उसी तरीके से पावर सेक्टर है, जैसे एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, उसमें आपको ये देखना है कि एनएचपीसी और एनटीपीसी का कितना हिस्सा सरकार के पास रखा जाए, लेकिन उसी के अंदर क्या यही कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि ये प्राइवेट सेक्टर के साथ आगे जाकर के नए बिजली घर बनाएं। मतलब जो अभी तक है वो सरकार के पास है, लेकिन जो बाकी है वो यही कंपनियां आगे जाकर के जो निवेश करें वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर करें, या कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल बना करके उन कंपनियों को फ्लोट करें स्टॉक एक्सचेंज पर, वहां से पब्लिक से पैसा लें, जिससे कि उसमें पब्लिक की भागीदारी हो सके और ज्यादा उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और सर एनटीपीसी या एनएचपीसी इनकी भागीदारी कम हो, पब्लिक की ज्यादा हो, जिससे कुल मिलाकर के वो एक तरीके से प्राइवेट कंपनियों की तरह रन करें। ठीक उसी तरीके से और कई कंपनियां, जिसमें स्टील भी शामिल है, कोयला भी शामिल है, तो वो ये सब उसमें उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वो कंपनियां जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सरकार की कतई कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कपड़ा बनाने की कंपनियां हैं, चाहे वो कुछ इस तरह की और तमाम कंपनियां हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर है, कुछ सर्विस सेक्टर की भी कंपनियां हैं, तो कितनी सरकार को रहना चाहिए, कितना इस पे थोड़ा ध्यान देने की उसका अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के दर्शन, ये सोच ये है जी, लेकिन 300 से ज़्यादा सरकारी कंपनियां हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, और उनमें 250 से ज़्यादा फंक्शनल, एक पिछली सूची थी उसके हिसाब से हैं। तो इतनी कंपनियों का निजीकरण क्या आपको लगता है बहुत जल्दी में हो पाएगा? नहीं, दरअसल अगर भारत में केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनियां और राज्य सरकारों की मिला करके तो 1200 से ज्यादा है, अगर राज्य सरकारों को भी मिला ली जाए, क्योंकि हर राज्य सरकार की भी अपनी अपनी 50-50, 70-70 कंपनियां हैं। खैर उनको केंद्र सरकार तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि उसके बारे में भी जब सोच ली जाती है तो सोच वहां भी आती है, लागू होती है वो। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी कंपनियां हमारे यहाँ हैं, चूंकि जब 50 का दशक था, 60 का दशक था, उस समय हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत छोटा था, उनके पास पूंजी नहीं थी, एक्सपर्टीज नहीं थी, तो सरकार ने आगे आकर के कंपनियां बनाई थी, और राज्य सरकारों ने भी बहुत सारी कंपनियां बनाई थी। जी, तो लेकिन इसीलिए अब जैसे मैंने मैं ये कहा, समझना चाह रहा था कि अभी आप एक सार्वजनिक क्षेत्र की नीति सामने रख देंगे कि हमारी ये नीति है, लेकिन उसे लागू करने के लिए एक समय सीमा आप अपने मन में क्या रख करके चलेंगे कि हम इस नीति पर पहुंचने के लिए, इसके पूरे फलित को देखने के लिए हम कब तक का समय लेकर के चलें? 3 साल में ये काम करेंगे, 5 साल में करेंगे, 1 दशक में करेंगे? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर आप जो कंपनियां उनके बारे में एक तारीख तय कर देते हैं कि भाई इस तारीख तक हमने इस कंपनी को बेचना है, तो उसका वैल्यूएशन, हमारा तजुर्बा ये है कि वैल्यूएशन कम हो जाता है। और एक दफा ये कह दिया गया भारत पेट्रोलियम को इस तारीख तक जो है उसको उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाए। मुझे लगता है कि देखना ये पड़ेगा कि समय कितना भी लगे, आपने इच्छा प्रकट कर दी है, प्लान बना दिया है, एक दिशा दे दी है, और उसके बाद जैसे जैसे आपको जो है उसके अंदर उस कंपनी का सही मूल्य मिलता है और बाजार उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, उस हिसाब से आप उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक हमको करना पड़ेगा कि इतनी सारी कंपनियां हैं हमारे देश में, पब्लिक सेक्टर में, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करना पड़ेगा कि वहां किसी तरीके का कोई घोटाला ना हो, किसी तरह का कोई स्कैंडल ना हो, और कुल मिलाकर के जो असली मकसद है कि सही मायने में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक जनता आकर के उसमें हिस्सेदारी को खरीद सके, शेयर के माध्यम से ले सके या अन्य माध्यम से ले सके, तो कुल मिला के ये होना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि आज की तारीख में, कल क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में उसको माइलस्टोन्स में बना देना या समय का वो देना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने ये भी अध्ययन किया है रूस जैसे देशों में और कई देशों में कि जहां पे उन्होंने एक समय सीमा निश्चित करके प्राइवेटाइजेशन किया,
पब्लिक सरकार सेक्टर कंपनी का, तो वो उनको सरकार को बहुत नुकसान हुआ, देश को बहुत नुकसान हुआ। तो और देशों का भी अध्ययन इस हिसाब से कराया गया है। तो इसलिए समय सीमा देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जी इतना जरूर है कि दिशा जो है वो तय है और सोच जो है वो तय है। जी। लेकिन क्या ये स्पष्ट है कि सरकार पीएसयू कंपनियों से जो रणनीतिक क्षेत्र में नहीं होंगे, उनसे अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच करके बाहर निकलना चाहती है? देखिए, जो ये देखा जाएगा कि कितना मार्केट अब्सॉर्ब कर सकता है। जैसे मैं आपको बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल दूं, हमारे देश में लगभग 70% से ज्यादा बैंक सरकारी हैं, और अब तो संख्या थोड़ी कम हो गई, पहले तो उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी। अब उसमें से ये देखना होगा कि सरकार का मकसद है कि भाई कम से कम देश के अंदर 4 बड़े बैंक होने चाहिए, जो ग्लोबल साइज बैंक हो, बड़े होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने उनको मर्जर किया है, कंसोलिडेट किया है। लेकिन उसके बाद भी जो बैंक बच जाते हैं, उनके बारे में फिर ये सोचा जाएगा कि उसके अंदर सरकार अपनी हिस्सेदारी कितनी रखे। क्या 50% से कम कर दे, क्या 30% लेके आ जाए, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको जीरो कर दे। तो ये सारे फैसले जो हैं ये इस बात पर डिपेंड करेंगे कि मार्केट जो है वो कितना उस समय उसको एब्जॉर्व करने की स्थिति में है। और सबसे बड़ी जो बात होगी कि कुल मिलाकर के जो मार्केट का एपेटाइट है वो कितना है, और मार्केट किस हद तक इन कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ठीक करती है। जी। अ, तो ये सोच आपकी स्पष्ट है कि आप निजी हाथों में उन कंपनियों को सौंपना चाहते हैं, बहुमत हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, नियंत्रण बेच देना चाहते हैं। लेकिन एक अनुभव रहा है कि जहां पर सरकार अपनी समूची हिस्सेदारी एक साथ बेच देने के बदले अगर निजी कंपनी को सरकारी कंपनी की बहुमत हिस्सेदारी दे दे, नियंत्रण दे दे, लेकिन अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बचा करके रख ले, जिससे भविष्य में उस कंपनी में जो बढ़त आए, वृद्धि हो, उसका फायदा सरकार को मिले, देश की जनता को मिले, क्या ऐसी रणनीति लेकर के चलना बेहतर होगा? देखिए, ये कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करेगा, एसेट टू एसेट पे डिपेंड करेगा। कुछ कंपनियां ऐसा जिनको आप मान के चलते हैं, ठीक है, कुछ हद तक सरकार को अपनी उपस्थिति इसमें रखनी चाहिए। 26% आप स्टेक अप रख रहे हैं, कोई 26% होता है तो आपकी बोर्ड पे पोजीशन गारंटीड हो जाती है। और साथ में ये है कि शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो करते हैं, वो शेयर होल्डर एग्रीमेंट आप प्राइवेटाइजेशन के टाइम में इस तरीके का करेंगे कि आपके पास पावर जो है वो 26% से ज्यादा रहेंगी। मतलब अगर कोई गलत फैसला लिया जाता है तो सरकार का अंकुश वहां पर बरकरार रहेगा, एक कम से कम एक पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो ये कंपनी टू कंपनी ये सारे फैसले लिए जाएंगे, जिससे कि किसी भी तरीके का जो पब्लिक का पैसा है, जितनी सरकारी है वो पब्लिक की जनता की अमानत है, कि वहां पर किसी तरह का कोई गड़बड़ ना हो पाए। पहले हमने देखा है, अन्य देशों में भी देखा है कि कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसको लेकर के बाद में सरकार को थोड़ी परेशानी हुई। तो इस तरह की कोई बात ना हो, क्योंकि जब आप पब्लिक की जो धरोहर होती है उसको प्राइवेटाइज करते हैं, डिसइन्वेस्ट उसमें करते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। जी, ये तो रही बात नीति की, सोच की। लेकिन व्यावहारिक रूप में यदि हम देखें तो पिछले 6 साल में मोदी सरकार कभी भी लक्ष्य के मुताबिक विनिवेश नहीं कर पाई है। 1-2 साल रहे जब लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि विनिवेश के लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए जिस हद तक रखे गए थे। और निजीकरण तो इन 6 साल में एक भी पीएसयू का नहीं हुआ। तो ऐसे में आगे कितना संभव हो पाएगा व्यावहारिक रूप में? देखिए, इसको लेकर के जिसको बोलना चाहिए कि एक ठोस दिशा नीति, ये अभी हाल में ही आपके सामने आई है। पहले ये था कि भाई और सरकार के सामने चुनौतियां थी, अर्थव्यवस्था को ठीक करना था, पारदर्शिता, पॉलिसी पैरालिसिस, तमाम सारी चुनौतियां थी। उनको सरकार ठीक करती रही, उसमें समय लगा है। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है, जिस तरह का हुआ है, जनता के साथ उसको शेयर करा गया है कि अब समय आया है जब हमें वो सरकारी कंपनियां जिसके अंदर हमको जो है उसका निजीकरण किया जा सकता है, तो उसका निजीकरण किया जाएगा। तो सोच के स्तर पे जो है अब बिल्कुल कोई किसी अब बिल्कुल बिल्कुल वो स्पष्ट है। अब जो बात है, एक दफे एक मंजिल तय करते हैं, सोच तय करते हैं, डायरेक्शन तय करते हैं, और उसके बाद उसके लिए रोड मैप बनाते हैं। अब आजकल उसकी जो रोड मैप है उस पर काम चल रहा है, उसके बाद माइलस्टोन्स पे काम होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिसको लेकर के सरकार पहले ही बचा चुकी है, जो कुछ कंपनियां जिनके बारे में सरकार कह चुकी है कि भाई हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनी हो गई, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी हो गई, कुछ और कंपनियों की भी इस तरीके की बात हुई है, कुछ बैंकों की भी इस तरीके से बात हुई है। तो वो तो स्पष्ट है कि उसमें से करना चाहती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे भारत पेट्रोलियम को मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आज की तारीख में अगर आप उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं आने वाले 4 महीने के अंदर, तो समय ठीक नहीं है। तेल की कीमतें कम हैं, डिमांड कम है, तो ऐसे समय में अगर आप करेंगे तो आपको वैल्यूएशन जो है वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं। लेकिन ये है कि दिशा को लेकर के और इंटेंट को लेकर के वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब इस दिशा में बढ़ा जाएगा, और इंटरनल उसके लिए कमेटी बन चुकी है। उस पे जो है रोजाना उसका जो है रिव्यू चलता रहता है,
और जैसे ही सही अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अभी तो आप देख रहे हैं कि भाई ये वाला क्वार्टर हो गया या नेक्स्ट क्वार्टर हो गया हमारी अर्थव्यवस्था का, वो तो बहुत चुनौती भरे हैं। अब जो दशहरा दिवाली वाला क्वार्टर आएगा उसमें परिस्थितियां काफी बदलेंगी, हमें उम्मीद है। और हमें उम्मीद है कि नया साल जो होगा वो तो उसमें तो काफी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, हम वापस जो है हम 7%, 8%, कुछ लोग कह रहे हैं 9% पे पहुंचेंगे। तो ये इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब इतना जरूरी है कि कोई भी जो संपत्ति है पब्लिक की, उसको जल्दबाजी में नहीं बेचा जाएगा, उसका वैल्यूएशन सही हो, ये प्राथमिकता होगी। अगर थोड़ा इंतजार करना पड़ता है तो इंतजार किया जाएगा। जी, आप कह रहे हैं इंतजार किया जाएगा, वैल्यूएशन ठीक होने का, माहौल ठीक होने का। दूसरी तरफ सरकार के सामने एक विवशता कह लीजिए, बाध्यता कहिए कि भाई फिस्कल डेफिसिट, सरकारी घाटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसे पूरा करने के लिए आपको विनिवेश के लक्ष्यों को पूरा करना है। तो ये जो दो तरफ की खींचतान है कि भाई हमें अच्छा मूल्यांकन चाहिए, बेहतर समय का इंतजार करना है, लेकिन विनिवेश की मजबूरी है, विनिवेश के लक्ष्य हासिल करने हैं, नहीं तो फिर फिस्कल घाटा बेलगाम हो जाएगा। कैसे संतुलन बनाएंगे? नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये तो चुनौती है, और खासतौर से जो आज का दौर है वो चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के जीडीपी के आगे चुनौतियां हैं। कुल मिलाकर के सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो, जैसा आप देख रहे हैं कि 31% कम हो गया, और राज्य सरकारों का भी सुनाई में आ रहा है उनका तो और भी ज्यादा कम है। तो चुनौतियां ये हैं। तो ऐसे समय के अंदर जो है, क्या कोई स्टॉप के अरेंजमेंट हो सकता है? क्या आप कोई ऐसी वो देख सकते हैं जहां पे जो एक सरकारी कंपनी है उसको ऐसी जगह रख दिया जाए जहां आपको आपको पैसा भी मिल जाए, लेकिन उसके वैल्यूएशन का आप 2 साल इंतजार कर लें? तो कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, अगर आवश्यक होगा तो उनको देखा जाएगा। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि वो फिर भी कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट में भी थोड़ा वो पैसा मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनका वैल्यूएशन जो है वो आज नहीं तो कल उसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ व्यवस्था करी जाए। तो इस तरह के तमाम कुछ रास्ते हैं, उनको फिर एक्सप्लोर किया जाएगा। जी, तो सबसे पहले आपको किन कंपनियों का निजीकरण होता हुआ दिख रहा है, संभव लगता है, और कब तक होता हुआ लग रहा है? नहीं, देखिए, सरकार तो बिल्कुल, अब कुछ कंपनियों के नाम तो बिल्कुल सर्वविदित हैं, जिसमें भारत पेट्रोलियम शामिल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन शामिल है, और भी कुछ इस तरीके के नाम है वो शामिल हैं। तो वो तो बिल्कुल रडार पे हैं, और जिनके लिए काफी काम हो चुका है। एयर इंडिया भी उसमें शामिल है। तो लेकिन अब इन ये सब में कुछ तो गाड़ी ऐसे अटकी नाम है। हुई है, इन सब में गाड़ी नहीं, अटकी हुई है। गाड़ी तो आपका कहना सही है, सभी में अटकी हुई है, क्योंकि सबके अंदर जो है ये सारी जो है आइकॉनिक नेम है। ये वो नाम है जो कि बिल्कुल बड़े नाम है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की शान होती थी। एयर इंडिया भारत का पूरी दुनिया के अंदर झंडा लेके जाता है। और भारत पेट्रोलियम जो है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आइकॉनिक कंपनी, बहुत जबरदस्त कंपनी है। तो वो चुनौती तो रहेंगी, लेकिन यह है कि अब इनको आगे लेके जाना है, और इसी फिस्कल के अंदर अब वो देखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा। लेकिन अभी जो है जब तक कि अभी जिस तरह का ये दौर कोरोना वायरस का चल रहा है, और अभी जो सारी कुछ चुनौतियां जो हैं वो ज्यादा चल रही हैं, अभी ये थोड़ा सा एक धुंध है। और ये धुंध का हमें हट सके, कोरोना वायरस की जो धुंध है, थोड़ा सा कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा, ये धुंध थोड़ा हटे, जिससे कि स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो। तब फिर इस तरफ जो है ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये इनका इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल सारी चीजें सब सरकार कर चुकी है, और इनकी स्टडीज काफी हद तक तैयार हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में सरकार को जानकारी है, कुछ के प्रपोजल्स भी आ चुके हैं। ये सब हो चुका, इतना काम हो चुका है। अब इंतजार सिर्फ ये करना पड़ेगा कि जो है आज की स्थिति के अंदर ऐसा ना हो कि कोई ये मान के चले कि उनका वैल्यूएशन हम कम देंगे तो भी ताकि धरोहर है जो वो सस्ते में मिल जाए, ऐसा सरकार नहीं होने देगी। तो इसलिए थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि आज जो है थोड़ा धुंध छटेगी तो थोड़ा स्पष्ट होगा कि इसको कितनी और गति और कैसी गति दी जा सके। जी, ये जो विनिवेश का पूरा मसला है, इस पर देश के मुख्य विरोधी दल कांग्रेस के साथ आपका बड़ा सैद्धांतिक विरोध है। वो निजीकरण नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि छोटी-छोटी 5-10% की अल्पमत हिस्सेदारी बेचना तो ठीक है, लेकिन हम सरकारी कंपनी का निजीकरण करने के विरोध में हैं। तो जब आप निजीकरण के रास्ते पर बढ़ेंगे, तो विपक्ष का विरोध भी झेलना पड़ेगा। उसकी क्या तैयारी? नहीं, देखिए, जो विरोध होगा, दो तरह के विरोध होते हैं। एक, आप विरोध करते हैं आइडियोलॉजिकल रीजन से, क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। आप आइडियोलॉजिकल अपोज करते हैं क्योंकि आप सीपीआई है, आप सीपीएम है, या कांग्रेस का लेफ्ट विंग है। कांग्रेस के अंदर भी राइट विंग भी है, तो लेफ्ट विंग भी है। तो ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो विरोध उनका कितना होता है और विरोध में कितना सब्सटेंस होता है, इसको देखा जाएगा। लेकिन अगर वो विरोध विरोध के लिए है तो उसकी परवाह नहीं है। लेकिन वो विरोध अगर इसलिए कि उसके अंदर कुछ अच्छे सुझाव हैं,
तो उन सुझावों को ठीक तरह से अध्ययन किया जाएगा। लेकिन आइडियोलॉजिकल रीजन से विरोध कर रहे हैं, चूंकि आप समाजवादी पार्टी हैं या आप सीपीएम हैं या आप लेफ्ट विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैं, तो उसके लिए तो हम तैयार हैं।